हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एकाधिकारी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये हमने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया हुआ है, हिंदी में हम ये वाला चैप्टर तैयार करा रहे हैं बच्चों के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर पे हम टोटल मिलाकर 8 वीडियो जो हैं वो डेवलप करने वाले हैं, जिसमें से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जिन वीडियो पे स्टार लगा हुआ है वो हमारी प्राइवेट वीडियो है जो कि आपको हमारी केवल और केवल ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगी, और बाकी की सारी वीडियो जिन पे टिक लगा हुआ है वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी। तो ऐप पे तो आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और जो भी आपकी वीडियो है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा, देखिए ये जो टॉपिक है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, ये जो मैं टॉपिक मतलब जो मैं चैप्टर बना रहा हूँ वो हाई लेवल के लिए बना रहा हूँ, यानी कि एमए इकोनॉमिक्स आप कर रहे हो, यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हो या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसी हिसाब से हम सारे के सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 पुस्तकें लिखी गई हैं जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि चैम्बरलिन के द्वारा लिखी गई, और जॉन रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये 1933 में लिखी गई है दोनों की दोनों किताबें। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एक अवास्तविक स्थिति है और मोनोपोली भी नॉर्मल जीवन में नहीं पाई जाती है, जबकि वास्तव में इकोनॉमिक्स जो है वो ये मान के चलती थी कि या तो परफेक्ट कंपटीशन होगा या मोनोपोली होगा। तो उन्होंने 2 नया विचार दिया जिसको कि हम इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कह सकते हैं। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है, क्या कौन सी स्थिति है, देखिए जिसमें वस्तु का बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, यानी कि वस्तु के विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता जो वस्तु बेच रहा होता है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता था, वस्तु समरूप होती थी, लेकिन यहां पर वस्तु जो होती है वो भिन्न होती है, लेकिन प्रत्येक फर्म के बीच कड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है। देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता का मतलब है कि आपके बीच में कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है? क्योंकि बेचने वाले बहुत अधिक हैं और जो वस्तु बेच रहे हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। तो ये है एकाधिकारी प्रतियोगिता की अर्थ, यानी कि वस्तु के विक्रेता ज्यादा हैं, वस्तु के इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि उद्योग का प्रवेश और उद्योग का छोड़ना भी स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में आप बच्चों से बात करूंगा। तो सबसे पहले बहुत अधिक क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता। तो देखिए क्रेता और विक्रेता अधिक होने का मतलब क्या है कि इस स्थिति में भी पूर्ण प्रतियोगिता की तरह क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन ये विक्रेताओं की संख्या जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत पूर्ण प्रतियोगिता के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो हम ये मान के चल रहे हैं कि विक्रेताओं की संख्या लाखों करोड़ों में है, लेकिन यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि विक्रेताओं की संख्या सैकड़ों में है, यानी कि विक्रेता ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हो बुक्स बनाने वाली पब्लिकेशन हाउस है, तो बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं, अलग अलग पब्लिकेशन हाउस आपको देखने को मिलेंगे, कितनी सारी बुक्स छापने वाले पब्लिकेशन हाउस हैं। तो इस तरीके का बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। जैसे मान लीजिए साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, तो बहुत अधिक विक्रेता होते हैं और बहुत अधिक क्रेता होते हैं। और क्योंकि इस स्थिति में बाजार, देखिए इस स्थिति में क्या होता है कि जो बाजार मांग है, बाजार मांग और बाजार पूर्ति 2 चीजें होती हैं। तो बाजार मांग करता है क्रेता, तो क्रेता क्योंकि बहुत अधिक है इसलिए वो अकेला व्यक्तिगत रूप से बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। विक्रेता जो है वो वस्तु विभेद की वजह से तो बाजार पूर्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अपनी संख्या की वजह से बाजार पूर्ति को प्रभावित कर सकता है बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि इतनी कम मात्रा में प्रभावित कर सकता है कि बाजार पर इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों ये विशेषताएं पाई जाती है। दूसरा वस्तु विभेद होता है। वस्तु विभेद का मतलब क्या होता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में हम ये मान के चलते हैं कि वस्तु जो है वो किसी ना किसी प्रकार से दूसरे विक्रेता की वस्तु से भिन्न होगी, चाहे वो रंग में भिन्न हो, चाहे वो कलर में भिन्न हो, चाहे वो डिजाइन में भिन्न हो, चाहे अलग अलग तरीके से। जैसे साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं, एक साबुन बनाने वाली कंपनी है डिटॉल, जो कीड़े मारने, जो आपके शरीर से जो कीड़े हैं उनको मारने का प्रॉमिस करता है। दूसरा आप देखिए लाइबॉय है, वो भी इसी तरीके का प्रॉमिस करता है।
आप देखिए और भी कई तरीके के लक्स है, और भी कई तरीके के सिथॉल है, बहुत तरीके के आपको साबुन मिलेंगे। इसी तरीके से टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जो अलग अलग दावा करती हैं, हालांकि काम सबका वही है दांत साफ करने का, लेकिन अलग अलग दावे हैं, अलग अलग ब्रांड है। तो पूर्ण एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में जो विक्रेता होता है उसके द्वारा बनाई गई वस्तु किसी ना किसी प्रकार से भिन्न होती है, चाहे वो रंग में भिन्न हो, रूप में भिन्न हो, क्वालिटी में भिन्न हो, डिजाइन में भिन्न हो, आप कह सकते हो और भी कई तरीके की चीजें होती हैं, वो सभी तरीके से भिन्न होती है, जिसकी वजह से बाजार का जो आंशिक हिस्सा है, बाजार के आंशिक हिस्से पर पूरे हिस्से पे तो देखिए नियंत्रण नहीं हो सकता, आंशिक हिस्से पर फर्म नियंत्रण कर लेती है। मान लीजिए किसी को डब साबुन से नहाना है तो डब साबुन से ही नहाएगा वो। बाजार देखिए, बाजार पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो वो किस तरीके से काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं क्या है, हम मान लीजिए अपने घर में दांत साफ करने के लिए कॉलगेट यूज करते हैं, तो कॉलगेट ही यूज करते हैं, अगली बार भी कॉलगेट ही लेकर आएंगे, क्योंकि बाजार पे नियंत्रण तभी तो हो पाएगा। यानी कि कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं और वो वस्तु खरीदेंगे उसी ब्रांड की, तो इस तरीके का फीचर पाया जाता है। इस स्थिति में फर्मों का प्रवेश और निकासी स्वतंत्र होती है, हालांकि निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र नहीं होती है। निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, है ना, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं का मतलब क्या है, क्योंकि वस्तु का ब्रांड बन जाता है। ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड वो नई फर्मों को आने से बाजार में रोकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्में हैं वो मार्केट पे कब्जा किए हुए हैं, तो नई फर्म को अपने आने में, अपना मार्केट जमाने में टाइम लगेगा। तो इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, फर्में प्रवेश करती हैं। दीर्घ काल में आप देखोगे तो नई नई फर्में हैं जो उद्योग में प्रवेश करेंगी, बहुत सारी कंपनियां नई मार्केट में आएंगी। इसी तरीके से एग्जिस्टिंग फर्म उद्योग को छोड़कर जा सकती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि फर्म को, मैं यहां से ये हटा देता हूं, इसका इंपैक्ट ये होता है कि फर्म को जो दीर्घकाल है उसमें सामान्य लाभ मिलेगा। दीर्घकाल में सामान्य लाभ क्यों मिलेगा बच्चों? क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में अगर अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ मिल रहा है तो उससे प्रेरित होकर नई नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी, जिससे बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी और कीमतें गिरेंगी और फर्म को सामान्य लाभ होगा। अगर हानि हो रही है तो हानि उठा रही फर्में उद्योग को छोड़ देंगी, उद्योग छोड़ेंगी तो कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो जो फर्म एग्जिस्ट कर जाएंगी, जो रुक जाएंगी बाजार में, उन सभी को प्रॉफिट होगा। इस तरीके का सामना करना पड़ता है बच्चों। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस स्थिति में वस्तु विभेद होता है, इसलिए विज्ञापन जो विक्रय लागत है, जिसको आप विज्ञापन लागत है, भी उसका पार्ट होता है, जिसमें विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन लागत होती है। इसके अलावा प्रमोशन पे खर्चा जो करना पड़ता है, मतलब वस्तु को बनने से लेकर और बिकने तक जितने भी खर्चे करने पड़ते हैं वो सारे के सारे सेलिंग कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। मतलब वस्तु उत्पादन तक तो उत्पादन लागत होती है, उत्पादन होने के बाद और बिकने तक पैकेजिंग हुआ, स्टोरेज हुआ, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, प्रमोशन हुआ, प्रमोशन करने के भी 1000 तरीके हैं, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत है। तो बड़ी मात्रा में विक्रय लागतें उठानी पड़ती हैं बच्चों, क्योंकि देखिए बड़ी मात्रा में इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि वस्तु का ब्रांड है, हर किसी को अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अच्छा दिखाना है, हर किसी को यह बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके की समस्या का सामना फर्मों को करना पड़ता है और ये प्रमोशन जो है वो फर्में करती रहती हैं अपना। ठीक है बच्चों, तो विक्रय लागतें जो है वो एक सामान्य विशेषता है एकाधिकारी प्रतियोगिता की। गैर कीमत प्रतियोगिता बच्चों, देखिए कीमत जो है, कीमत अगर आप कीमत प्रतियोगिता करोगे तो कीमत युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। अगर मान लीजिए पेप्सी की बोतल 30 रुपए की आती है, कोको कोला भी 30 आती है, पेप्सी अपनी बोतल को 25 रुपए कर दे तो मार्केट शेयर खो देगी कोको कोला, तो उसको अपनी 20 रुपए वो कर देगी। जब वो 20 करेगी तो मार्केट शेयर खोने का खतरा उसका भी बना रहेगा। तो इस तरीके से कीमत युद्ध शुरू हो जाता है। तो कीमत युद्ध से बचने के लिए बहुत सारी फर्में, आपने देखा होगा, वो कीमत प्रतियोगिता नहीं करती बल्कि गैर कीमत प्रतियोगिता करती है। जैसे आप साबुन लेने जाओगे तो हो सकता है कि आपको बाल्टी फ्री मिल जाए, बाल्टी नहीं तो साबुन को रखने के लिए बॉक्स फ्री मिल जाए। जैसे आप शैम्पू लेने के लिए जाते हो तो शैम्पू लेने की वाली जो है वो कंडीशनर शैम्पू के साथ फ्री दे देती हैं, यानी कि फ्री सर्विसेज। जैसे मान लीजिए एसी है, एक एसी कहता है कि हम आपको 1 साल की वारंटी देंगे, दूसरा एसी कहता है कि आप 5 साल की वारंटी देंगे, तो डेफिनेटली 5 साल की जो वारंटी है उसके प्रति उपभोक्ता जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा उसका आकर्षण क्रिएट होगा।
इसी तरीके से मान लीजिए एक कंपनी दे रही है आपको 2 साल का आफ्टर सेल सर्विस, एक कंपनी आपको कह रही है 5 साल का आफ्टर सेल सर्विस। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनको बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। फ्री में गिफ्ट देना, फ्री उपहार देना, आफ्टर सेल सर्विसेज लंबे समय तक देना, एक्सटेंडेड वारंटी जिसे आप बोलते हो, तो ये सारी की सारी बच्चों कहलाती है गैर कीमत प्रतियोगिता, यानी कि कीमत से प्रतियोगिता ना करके गैर कीमत प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता की ये विशेषता पाई जाती है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, देखिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे साबुन हैं, सभी के बारे में उपभोक्ता को जानकारी नहीं है, सभी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसी तरीके से विक्रेताओं को भी सभी उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि बाजार की दशाओं का क्रेता को भी और विक्रेताओं को भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसलिए हो सकता है कि कीमत भिन्नता के लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखिए इतने सारे प्रोडक्ट है, इतनी सारी वस्तुएं, सभी के बारे में जानकारी होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये विशेषता भी बच्चों पाई जाती है एक अधिकारी प्रतियोगिता में, जिसमें बाजार की दशाओं के बारे में क्रेता और विक्रेता दोनों को ही पूरी जानकारी नहीं होती है। ये भी एक समस्या है बच्चों। इसके अलावा लोचदार मांग वक्र, देखिए मांग वक्र लोचदार क्यों होता है ये आपको जरूर समझना चाहिए। मैं आपको यहां पे डायग्राम बना के समझा देता हूं। देखिए यहां पे बना देता हूं मैं, लोचदार मांग वक्र, मांग वक्र, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इस स्थिति में लोचदार का क्या मतलब है? लोचदार का मतलब है कि इस तरीके का मांग वक्र होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक फर्म है, वो 100 रुपए कीमत पर वस्तु की 100 इकाई बेच रही है, ठीक है, हमने ये मान लिया। अगर वही कीमत को 120 कर देती है, चलिए यहां पे हम 80 मान लेते हैं, या 120 80 कर लेती है, चलिए 80 कर देती है, तो जो ग्राहकों की संख्या है वो बढ़कर 150 हो जाएगी। यानी कि मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद हो तो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जो कॉफिशिएंट है आप देखिए यहां पे 50% का परिवर्तन हुआ या 20% का हुआ है, तो 50 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो 2.5 आएगा। इसका मतलब कीमत में 20% की कमी करने की वजह से मांग में 50% की वृद्धि हुई है। तो यहां पे नए ग्राहक जो हैं वो जुड़े, क्योंकि जो दूसरी फर्म है या तो वो भी 80 रुपए कीमत करे, लेकिन अगर वो 80 रुपए नहीं करती है तो उसके जो ग्राहक हैं वो इसकी तरफ चले जाएंगे। यानी कि इस स्थिति में मांग वक्र लोचदार का वजह है निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध होना। क्योंकि इस स्थिति में निकट प्रतिस्थापन वस्तु होती है, इसलिए जो मांग वक्र है वो लोचदार होता है। यह आपको याद में रखना चाहिए। क्यों लोचदार होता है? क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की निकट प्रतिस्थापन होती है, इसलिए जब वो कीमत को बढ़ाएगा तो मांग तो घटेगा, है ना, और कीमत घटाएगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है, इसलिए जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होगा मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन होगा। क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करती। देखिए क्षमता, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसके बारे में हम एक और वीडियो अलग से बनाने वाले हैं बच्चों। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग मतलब है जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है वो उस पर काम नहीं करता, क्योंकि अगर फुल कैपेसिटी होती तो उसको जो कीमत लेनी पड़ती है वो सीमांत लागत के बराबर लेनी पड़ती। लेकिन इस स्थिति में प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक तो ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, गलत बोल दिया मैंने, हाँ दोबारा से शुरू करते हैं। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का मतलब है कि फर्म अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रही होती है। इसका मतलब वो अपनी जो न्यूनतम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उस पर कार्य नहीं करती। ठीक है, इसको बोलते हैं कि भाई फर्म जो है वो न्यूनतम एलएसी पे काम नहीं करती है। यानी कि अगर वो न्यूनतम एलएसी पे काम करे तो वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर पाएगी, लेकिन पूरी क्षमता का प्रयोग इसलिए नहीं करती क्योंकि ऐसा करने से उसके लाभ में कमी आती है। डिटेल बच्चों हम वीडियो में बना के आपको समझा देंगे। इसके अलावा जो चैम्बरलिंग है उन्होंने इसी चीज के लिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता के लिए समूह वर्ड का यूज किया। देखिए क्या मतलब है समूह का, जैसे मान लीजिए किताबें हैं, किताबें, तो जो किताब बनाती है कॉमिक्स, जो पब्लिकेशन हाउस कॉमिक्स बनाता है, उससे मेरा क्या कंपटीशन है, जबकि वे एक ही उद्योग में है। तो चैम्बरलिन ने कहा कि देखिए उद्योग जो होता है, उद्योग
जैसे मान लीजिए पुस्तक उद्योग है, मैं यहां लिख देता हूं किताब उद्योग, चलो किताब उद्योग लिख देते हैं या पुस्तक उद्योग लिख देते हैं यहां पे, पुस्तक उद्योग, पुस्तक उद्योग, ठीक है। पुस्तक उद्योग में एक ऐसी होगी जो धार्मिक किताबें बनाएंगी, एक ऐसी होगी जो पाठ्य पुस्तक बनाएंगी, एक ऐसी होगी जो कॉमिक्स बनाएगी, एक ऐसी होगी जो आप कह सकते हैं नॉवेल बनाएगी। तो हालांकि ये उद्योग है और ये ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में कंपटीशन नहीं है। धार्मिक पुस्तक बनाना और पाठ्य पुस्तक बनाने वाले पब्लिकेशन हाउस में कोई कंपटीशन है ही नहीं, या है तो बहुत थोड़ा होगा। लेकिन इनके बीच में अंदर जिन जैसे जो धार्मिक पुस्तकें बनाने वाली फर्में हैं जो इसके अंदर आती हैं, उनके बीच में बहुत कड़ा कंपटीशन पाया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने समूह विचार का प्रयोग करना ज्यादा बेटर माना एज कंपेयर टू आप कह सकते हो कि ग्रुप उद्योग के। इसके अलावा फर्म का कीमत पर नियंत्रण होता है, आंशिक नियंत्रण होता है, आंशिक। जैसा कि हमने आपको बताया कि वस्तु जो होती है वो विभेदित होती है, वस्तु विभेद होने के साथ साथ वस्तु जो होती है वो अलग अलग विक्रेता जो है वो भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए पूर्ण नियंत्रण तो नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु अलग अलग है, निकट प्रतिस्थापन है, इसलिए प्रत्येक विक्रेता जो है वो बाजार के थोड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लेता है। जब बाजार के थोड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लेता है तो वो कीमत को भी थोड़ा बहुत अलग अलग रख पाता है। जैसे मान लीजिए साबुन है, एक साबुन 10 रुपए का आता है, एक साबुन 40 रुपए का आता है, 40 रुपए वाला साबुन भी बिकता है, 10 रुपए वाला साबुन भी बिकता है। ऐसा तो नहीं है ना केवल 10 रुपए वाला साबुन बिकेगा। अगर 10 रुपए वाला साबुन बिकता तो 40 रुपए वाले साबुन का मार्केट में जो रोल है या आप कह सकते हो मार्केट में योगदान है वो 0% होता, पर ऐसा नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं जो 40 वाले साबुन से ही नहाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। आगम वक्र की स्थिति के बारे में बता देता हूं बच्चों। देखिए इस स्थिति में मैं यहां पे लिख देता हूं आगम वक्र, आगम वक्र, ठीक है। इतनी सी जगह में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। इस स्थिति में देखिए आगम वक्र इस तरीके का होता है, AR डाउनवर्ड होता है और MR उससे नीचे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो जो प्राइस है वो घटेगा और इसकी वजह से जो TR है और जो MR है वो भी घटेगा, ठीक है। AR तो प्राइस ही होता है, लेकिन इस स्थिति में क्योंकि निकट प्रतिस्थापन होती है इसलिए इसके अंदर जो होता है वो अधिक ढाल होता है, अधिक ढाल, ठीक है। याद रखिएगा, सॉरी गलत बोला, कम ढाल होता है, फ्लैटर होते हैं, कम ढाल होता है, कम ढाल। एकाधिकार की स्थिति में मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार। एकाधिकार की स्थिति में इस तरीके से होते हैं और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अधिक ढाल लिए होते हैं, इस तरीके से ज्यादा ढाल के होते हैं, यानी कि ये मोर फ्लैटर होते हैं एज कंपेयर टू मोनोपोली। तो बच्चों ये सारी के सारे फीचर्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे फीचर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगली जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन किस तरीके से होता है और किस तरीके से फर्म अपने लाभ को किस तरीके से असमान लाभ, सामान्य लाभ, हानि की जितनी भी स्थितियां हैं सबके बारे में बच्चों अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। थैंक यू।